डे 23 पार्ट 1 मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। अभी तक हम लोग पढ़े हैं इन द बुक्स ऑफ बॉरोवर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ लेंडर। बॉरोवर की कंपैरिजन में लेंडर बहुत ईजी है, ठीक है। कुछ बोलने से पहले देखो पेज 183 पे ही जहाँ पे स्टार्ट हुआ है वहाँ पे ओफो करके लिखा हुआ है फिनेंशियल मॉडिफिकेशन में EIR नेवर चेंज। अभी तक हम लोग बॉरोवर में देखते थे कि 2 EIR होता था, एक स्टेप 1 में यूज़ होता था मॉडिफिकेशन वाला में, और एक बाद में यूज़ होता था नीचे जाके जब जर्नल एंट्री निकालते थे, क्योंकि डी रिकग्नाइज और रिकग्नाइज हम लोग करना होता था, राइट। अब दिमाग में हो जाएगा। और फिनेंशियल एसेट में तुमको एक ही EIR दिया होगा, ठीक है। चलो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन की तरह बनेगा। पार्ट ए पहले हम लोग पढ़ते थे तो कोई भी क्वेश्चन मॉडिफिकेशन का 2 पार्ट में बनता था। पार्ट ए नॉर्मल अकाउंटिंग, उसमें 4 या 5 स्टेप होगा। पार्ट बी उसमें सिर्फ 4 स्टेप होगा जो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग होता है, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग का पार्ट है नॉर्मल बनेगा, इसलिए उसके बारे में नहीं लिखे हुआ है। पार्ट बी जो है जिसमें मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग होगा उसका यहाँ पे भी 4 स्टेप होगा, वहाँ पे भी 4 ही स्टेप था, यहाँ भी 4 ही स्टेप होगा। लेकिन वहाँ पे स्टेप 1 के ऊपर डिपेंड करता था कि स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 क्या होगा, सब्सटेंशियल है नॉन सब्सटेंशियल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस यहाँ पे लेंडर वाले में न सब्सटेंशियल और नॉन सब्सटेंशियल कोई मतलब नहीं है, बढ़ते नहीं ईजी है। लेकिन सब्सटेंशियल और नॉन सब्सटेंशियल कोई मतलब नहीं है। तुमको 4 स्टेप देना है, लेकिन ये 4 स्टेप डिफरेंट है, बॉरोवर का 4 स्टेप से ये डिफरेंट है। पहला स्टेप 1 है कि तुमको कैरिंग अमाउंट निकालना है फिनेंशियल एसेट का ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। जो भी फिनेंशियल एसेट तुम्हारे बुक्स में था उसका कैरिंग अमाउंट जो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है उस दिन कैरिंग अमाउंट क्या है, ठीक है, वो निकाल दो। कैसे निकलेगा, जब तुम पार्ट ए का स्टेप 4 बना रहे हो या 5 जब एलिटी बनाओगे तो उसका क्लोजिंग बैलेंस ही तो तुम्हारा कैरिंग अमाउंट होता है, वो स्टेप 1 बन गया। स्टेप 2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ओल्ड EIR। ओल्ड EIR क्यों लिखा हुआ है उसके ऊपर देखो ओफो लिखा है, क्योंकि इसमें एक ही EIR होगा। तुमको 2 तरीका है याद करने का, बताते हैं क्या। एक तो तुमको बोल दिया फिनेंशियल एसेट में कभी भी 2 को EIR नहीं होगा, तो एक ही EIR मतलब ओल्ड EIR। या फिर अभी जब तुम पढ़ रहे हो स्टेप 1 स्टेप 2 तुमको याद आ रहा होगा कि दोनों तो स्टेप 1 है बॉरोवर्स का। बॉरोइंग में जब तुम चेक कर रहे होते हो कि फिर सब्सटेंशियल की नॉन सब्सटेंशियल, उसमें 3 आइटम निकालते हो कि कैरिंग अमाउंट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या है, राइट। 3 चीज़ निकालते हो। वहाँ का स्टेप 1 यहाँ पे 2 स्टेप बन गया। स्टेप 1 बन गया कैरिंग अमाउंट, स्टेप 2 बन गया प्रेजेंट वैल्यू। तो वहाँ पे जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे तो वहाँ पे ओल्ड पे निकालते थे, क्योंकि ब्रेकअप चेक जब कर रही है उसकी गर्लफ्रेंड तो उस टाइम नॉर्मल मार्केट कंडीशन होता है, तो ओल्ड EIR, इस वजह से ओल्ड EIR। तो 2 तरीका होगा याद करने का, एक तो वहाँ से रिलेट कर लो कि वहाँ पे भी ओल्ड EIR तो यहाँ भी ओल्ड EIR। दूसरा तरीका कि फिनेंशियल एसेट में हर वक्त ओल्ड EIR होता है, ठीक है। स्टेप 1 बन गया, स्टेप 2 बन गया, ठीक। पेंसिल से देखो लिखा हुआ है साइड में स्टेप 1 2 ऑफ लेंडर इज इक्वल टू स्टेप 1 ऑफ बॉरोवर। स्टेप 3 दो एंट्री 2 स्टेप हो गया। स्टेप 3 में क्या है, तुमको जर्नल एंट्री बनाना है मॉडिफिकेशन का, जो भी मॉडिफाई हुआ है, जो भी मॉडिफिकेशन किया उसके से तुमको जर्नल एंट्री बनाना होगा। याद करो जब भी सब्सटेंशियल निकलता था स्टेप 1 में, तो स्टेप 2 में हम लोग अगर सब्सटेंशियल निकालेंगे मतलब लड़की को किस किया तो ब्रेकअप होगा। ब्रेकअप मतलब डी रिकग्निशन। तो स्टेप 2 में हम लोग डी रिकग्नाइज करते थे जर्नल एंट्री। तो क्या था, मॉडिफिकेशन की वजह से कोई जर्नल एंट्री हो रहा था, राइट। मॉडिफिकेशन हो इसलिए उसको जर्नल एंट्री कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब नया वैल्यू पे रिकग्नाइज करना है, जो वैल्यू चल रहा है उसको डी रिकग्नाइज करना है, राइट। यहाँ पे भी हम लोग नया वैल्यू पे रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन कुछ भी डी रिकग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री 2 पार्ट में बनेगा। पहला तुमको डिफरेंस निकालना होगा स्टेप 1 और स्टेप 2, ठीक है। और दूसरा पार्ट में तुमको जर्नल एंट्री बनाना होगा। डिफरेंस क्यों निकालेंगे, देख भाई एग्जांपल देते हैं। तुम लोन दिया था, तुम्हारा फिनेंशियल एसेट है, तुम किसी को लोन दिया, कितना का 25 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है। 5 साल का लोन था, 2 साल में तुमको 10 लाख रुपये मिल गया। हर साल 5-5 लाख मिलेगा, 25 लाख का लोन है, 5 साल का है तो 5-5 लाख मिलेगा। तो 2 साल पे तुमको 10 लाख मिला। दूसरा साल के लास्ट में जब 10 लाख मिल गया तो आगे तुम्हारा जो बॉरोवर बोल रहा है कि भाई हम तुमको 15 लाख तो नहीं दे पाएंगे, 10 लाख रुपया देंगे। तो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस जो तुम्हारा कैरिंग अमाउंट 15 लाख दिखा रहा है, लेकिन अब वो देने वाला कितना है, 10 लाख। वो भी 10 लाख फ्यूचर में देगा, 3rd ईयर 4th 5th ईयर में देगा। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा हम लोग को। तो प्रेजेंट वैल्यू जब तुम 10 लाख का निकालोगे तो वो 8 ही लाख के आसपास आएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या पढ़ाया गया कि हर बार अब
अब मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हुआ तो अब नया फाइनेंशियल लायबिलिटी आ गया। जो पुराना फाइनेंशियल लायबिलिटी वो तो ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हो गया, उसको पुराना बोलेंगे। अब नया तरीके से तुमको एफ बनाना होगा। सब्सटेंशियल नॉन सब्सटेंशियल चेक नहीं करना है, अब बस इसमें दिमाग लगाना है कि जो भी पुराना था उसको ख़त्म और नया को रिकग्नाइज़ करना है, ठीक है। लेकिन इसमें तरीका अलग, कितना वैल्यू पे रिकग्नाइज़ करना है। हम लोग कोई भी वैल्यू, नया फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी उसको रिकग्नाइज किस पे करते हैं, हर वक्त फेयर वैल्यू पे। इनिशियल रिकग्निशन हर वक्त फेयर वैल्यू पे होता है। फेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लोस एट द रेट EIR, यही फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट तुम्हारा जैसे कि चल रहा था 10 लाख में, 15 लाख तुम्हारा क्लोजिंग अमाउंट था, 10 लाख तो वही कैरिंग अमाउंट है 15 लाख। प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो वो आया 8 लाख। तुमको दिखाना कितना पे, 8 लाख। तो 15 लाख का चीज़ को 8 लाख पे दिखाने के लिए फिक्स फाइनेंशियल एसेट तुम्हारा 15 लाख पे था और उसको दिखाओगे 8 लाख पे, तो फाइनेंशियल एसेट को कम करना होगा। कितना से कम करोगे, 15 लाख माइनस 8 लाख, 7 लाख से कम करोगे तब तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट 15 लाख से 8 लाख पे दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। तो फाइनेंशियल एसेट को ये तो स्टेप 1 जो तुम्हारा स्टेप 3 का पार्ट 1 है, डिफरेंस निकालना। इसलिए डिफरेंस निकालते हैं कि हमको पता चले कि फाइनेंशियल एसेट को कितना से कम करना है। मतलब कि एक लाइन में बोले तो कैरिंग अमाउंट, अभी तक कैरिंग अमाउंट पे दिख रहा था, अब हमको उसको प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाना है। तो प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाने के लिए फाइनेंशियल एसेट को कम करना होगा। तो वही स्टेप 3 का पार्ट 1 में करते हो कि कितना से कम दिखाना है, ठीक है। पार्ट 2 में तुम जर्नल एंट्री दिखाते हो। तुमको जनरली यही होगा कि लोन वो कम देगा तुमको, तो फाइनेंशियल एसेट को कम ही करना होगा। फाइनेंशियल एसेट को कम करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। जनरल बैलेंस डेबिट, तो इसको कम करने के लिए क्रेडिट करना होगा, तो 2 फाइनेंशियल एसेट आ जाएगा। तो तुमको जर्नल एंट्री जो बनाओगे तो 2 में फाइनेंशियल एसेट जाएगा। कितना अमाउंट से जाएगा, जो तुम स्टेप 3 का पार्ट 1 में निकालो, जो भी डिफरेंस है उतना से कम करना होगा, वो दिख दोगे, ठीक है। तो अब या तो तुमको कुछ डेबिट करना होगा, जो क्रेडिट तो कर दियो टू फाइनेंशियल एसेट, डेबिट कुछ करना होगा ना। क्या डेबिट करोगे, देख भाई, जनरली तुम डेबिट करोगे P&L अकाउंट को, जनरली तुम P&L ही अकाउंट को डेबिट करोगे, ठीक है, ओके। इतना याद रखो दिमाग में कि जनरली तुम P&L अकाउंट को डेबिट करोगे। अगर जनरल केस नहीं है, मतलब कि अगर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन है, सिर्फ ये बात तब बोल रहे हैं जब प्री एग्जिस्टिंग लेवल वाला इनपुट हो या फिर CFI हो, उसे उसको दिमाग में रखना, वो भी जनरल केस है। जब प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप निकल जाए ना, तो P&L की जगह तुमको प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस निकालना होगा, ठीक है। प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं, प्रीपेड तुमको एक्सपेंस यूज़ करना होगा। डेबिट में प्रीपेड एक्सपेंस चला जाएगा। जनरल केस में तुमको P&L डेबिट होगा, फाइनेंशियल एसेट तो हर केस में, फाइनेंशियल एसेट हर केस में क्रेडिट हो गया, तो फाइनेंशियल एसेट 2 में चला गया। जनरल केस में P&L डेबिट होगा और प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में प्रीपेड होगा, नहीं तो हर जगह प्रिंसिपल P&L होगा, ठीक है। ये तुमको नीचे दिया हुआ है ए करके, जो दिए हुए हैं पार्ट 2 का ए, क्या लिखा हुआ, डिफरेंस कॉस्ट ड्यू टू मॉडिफिकेशन ट्रांसफर टू P&L नॉर्मल केस, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अगर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन है, ठीक है। ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में तुमको LAT बना देना है नॉर्मल। स्टेप 1 कैरिंग अमाउंट, स्टेप 2 प्रेजेंट वैल्यू, स्टेप 3 फिर कैरिंग अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाना है तो उसका तुमको जर्नल एंट्री, स्टेप 4 LAT, ठीक है, बहुत ईजी। और तुम पेज 184 पे नहीं जाओगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा अति है, क्वेश्चन है, अच्छा इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होगा, इसलिए पहले हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उसका पेज नंबर बताते हैं, 1 मिनट। पेज नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, उस पर आ जाओ। क्वेश्चन 2 पार्ट बनता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए नॉर्मल अकाउंटिंग, तो देखो नॉर्मल अकाउंटिंग बनाया हुआ है। स्टेप 1 में कैश फ्लो हुआ है, स्टेप 2 में फेड वैल्यू। क्वेश्चन में ना रिलेशन है, ना CFI है, ना L1 है, इसलिए हम लोग फेड वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन प्राइस जो भी day 1 है वो निकाल देंगे, तो इसमें 2.1 CR हो गया, ठीक है। 2 करोड़ इसका कॉस्ट है सब कितनी, और 10 लाख उसका तुम्हारा आती है, क्या होगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो day 1 कितना हुआ, 2.1, ठीक है। और फाइनेंशियल एसेट में हर वक्त ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम लोग ऐड करते हैं, याद होगा तुमको, इतना दिमाग मत लगाओ, तुमको तो हर वक्त तुम यही करते हो कि जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है नेट वो डाल देते हो, तो बस वही तुम्हारा फेयर वैल्यू बन जाता है। स्टेप 3 में तुमको EIR बनाना है, एडिशनल स्टेप 3 में डिफरेंस नहीं निकालना है क्योंकि ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू दोनों सेम ही है। स्टेप 4 में LAT बना दो, कब तक के लिए, जब तो मॉडिफिकेशन हो रहा है, बन गया। अब आ जाओ पार्ट बी में मॉडिफिकेशन का।
ये फाइनेंशियल एसेट का मॉडिफिकेशन है, तो उसका 4 स्टेप बनेगा, लेकिन ये डिफरेंट होगा। तो स्टेप 1 में क्या निकलता है, कैरिंग अमाउंट। कहाँ से आएगा, एलआईटी का क्लोजिंग बैलेंस। देखो 224,49,000 दिया हुआ है, वही आ गया तुम्हारा कैरिंग वैल्यू। स्टेप 2 में तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज का ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। ये लोग 1 साल के बाद मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, टोटल पीरियड 2 ही साल का लोन है, 1 साल के बाद मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो बचा 1 ही साल ना। तो जब तुम यहाँ पे हो, मतलब बीच में हो, यहाँ पे बीच में हो, जैसे कि क्या हुआ है कि 1 जनवरी सॉरी 1 अप्रैल 18 को 1 अप्रैल 17 को लोन दिया था, ठीक है, 2 साल का। तो 1 अप्रैल 17, 1 अप्रैल, तो 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 2 साल का लोन है। 31 मार्च 18 को लोन चेंज हो रहा है, तो जिस दिन चेंज हो रहा है डेट ऑफ मॉडिफिकेशन वही है, उस दिन तुमको फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो 31 मार्च 18 को कितना फ्यूचर कैश फ्लोज है, एक ही है ना, 1 साल का, 31 मार्च 19 तक का। तो उस दिन तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तो जिस दिन निकाल रहे हो उस दिन फ्यूचर में कितना, 1 ही साल है ना, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर फर्स्ट ईयर का निकालोगे। ये तो तुमको पता है ना भाई, नॉर्मल यूज होगा। तो लिखे भी हुए प्रेजेंट वैल्यू 2.2 CR आफ्टर 1 ईयर, मतलब कौन सा 31 मार्च 19 को जो ये ईयर खत्म होने वाला है ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू तुमको निकालना है, क्योंकि 31 मार्च 19 को ही तुमको इंटरेस्ट प्रिंसिपल आने वाला है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 31 मार्च 18 को निकालोगे, तो 1 ही साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर लोगे, तो वो तुमको निकल जाएगा। और EIR तुमको तो पता है, ओल्ड EIR यूज़ करना है, क्योंकि फिनेंशियल एसेट में एक ही EIR यूज होगा, या फिर जब हम लोग बॉर्डर करते थे तो ट्रिक सेम करोगे तो वैसे ही आएगा। तो एक ही EIR है 6.9, तो इसमें तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू भी निकल गया। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, कैरिंग वैल्यू आ गया, प्रेजेंट वैल्यू। स्टेप 3 में क्या करते थे, 2 पॉइंट, उसमें जर्नल एंट्री, मॉडिफिकेशन का जर्नल एंट्री देना होता था स्टेप 3 में। तो हम लोग कैरिंग अमाउंट पे जो दिख रहा है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाते थे। तो कैरिंग अमाउंट देखो 224 है, लेकिन अब उसको दिखाना है 25 पे, तो कम हो गया, तो फाइनेंशियल एसेट जनरली बोलते कम ही होगा। तो फाइनेंशियल एसेट कम होने के लिए पहला तो तुमको डिफरेंस निकाला पार्ट 1 में, तो तुमको पता चल गया इतना से कम करना है, तो 2 फाइनेंशियल एसेट उतना से कम कर दो। देखो दिखा हुआ है स्टेप 3 में, तुम देखोगे पार्ट 1 जब कर रहे हैं हम लोग कि स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 186,019 आया है, तो उतना से तुमको फाइनेंशियल एसेट कम करना है। देखो जर्नल एंट्री फॉर मॉडिफिकेशन बॉक्स में बनाया है, 2 फाइनेंशियल एसेट उतना से कम कर दिया, तो 2 फाइनेंशियल एसेट कर दिया, डेबिट में कुछ अमाउंट जाएगा ना, और कैसे जाएगा, तो भाई डेबिट में तुमको क्या बोले थे, जनरल केस में P&L अकाउंट होगा, अगर प्रीपेड मतलब, और या फिर अगर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो प्रीपेड जैक्स मिल जाएगा। यहाँ कोई कुछ था ही नहीं, यहाँ पे कोई प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नहीं था, तो यहाँ पे जनरल केस है तो P&L डेबिट होगा। देखो P&L अकाउंट डेबिट हो गया, तो PL अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट हो गया। स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 4 में LAT बनाना है, LAT बन जाएगा। ओपनिंग वैल्यू रिवाइज फ्यूचर कैश फ्लोज, क्योंकि जब तुम अपना फाइनेंशियल एसेट को कम किया हो तो फेयर वैल्यू उसका चेंज हो गया, तो उसका फेयर कुछ और आ गया होगा। क्या आ गया होगा, जब 224 में से 186 माइनस करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू 205 आ जाएगा। देखो वहाँ पे 205 आया होगा ओपनिंग बैलेंस, प्रेजेंट वैल्यू पे दिखा रहे हो ना, वही फेयर वैल्यू है, तो वो तुम्हारा लेटेस्ट आ जाएगा। EIR तुमको तो वही 6.9, इसमें चेंज होता नहीं, ऐसे करके कर दो और तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यही है तुम्हारा मॉडिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ लेंडर, बहुत ईजी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो बीच में क्वेश्चन छोड़ दिए थे जो तुमको समझ में पाएगा। पेज नंबर 184, इलस्ट्रेशन 123, वेरी 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 इंपॉर्टेंट LDR। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्किंग करना है हम लोगों को, बस और कुछ नहीं है, वर्किंग करना भी नहीं है, सब दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर सारा क्वेश्चन में लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, फाइनेंशियल एसेट है और यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। ओके, तो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में तो 2 पॉइंट, पहला तो तुमको फेयर वैल्यू कंप्यूट करना होगा, और दूसरा तुम जब जर्नल एंट्री बनाओगे तो P&L ना डेबिट करके प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होगा, मतलब जहाँ पे डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलो पार्ट ए, नॉर्मल अकाउंटिंग से पहले नॉर्मल अकाउंटिंग पार्ट ए, तो कैश फ्लो बनाया तुमको। कैश फ्लो तुमको यहाँ पे वर्किंग नोट फॉर कैश फ्लो बनाना होगा, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल भी रीपे हो रहा है। लेकिन एक बार बोले क्वेश्चन में उसका ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ देख लेना, उसमें दिया हुआ है, वर्किंग नोट खुद से बना के दिया हुआ है, वो यहाँ पे बस छाप दो। देखो रेड पेन से लिखे हुए हैं गिवन इन क्वेश्चन, पहला तुमको अगर देना है अगर हमको आंसर, तो देखो लिखा हुआ है
2 लाख प्लस वो सॉरी ईयर 0 में हम लिख दिए, वो ईयर 0 में नहीं है, वो ईयर 1 का इनफ्लो है। 2 लाख प्लस 42,000 प्लस 16,000 सबको ऐड करोगे तो 258 इनफ्लो आएगा। वो तुमको बुक में भी दिया हुआ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक। तो वैसे कैश फ्लो टेबल बना के मिल गया तुमको। स्टेप 2 में तुमको फेयर वैल्यू निकालना होता है नॉर्मल अकाउंटिंग में। तो फेयर वैल्यू इसमें क्या करना होगा, कंप्यूट करना होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई यहाँ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, तो कंप्यूट किए, कंप्यूट कर दिया तो फेयर वैल्यू कंप्यूट कैसे करोगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकालना होगा। कंप्यूट जब करते हैं तो हम लोग को फॉर्मूला लगाना होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अज्यूम करेंगे तो डे 1 का अज्यूम कर देते हैं, नहीं तो फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे अलग अलग कैश फ्लो है तो सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ठीक है। नॉर्मल जब हम लोगों को इंटरेस्ट हर साल मिल रहा होता है एक अमाउंट, प्रिंसिपल लास्ट में, तो अकाउंट एन्युटी फैक्टर डिस्काउंट फैक्टर से कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हर साल तो अलग अलग कैश फ्लो आ रहा है, तो उसका पूरा टेबल बनेगा प्रेजेंट वैल्यू का। निकाल दिया प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बनाया, उसको कहते हैं फेयर वैल्यू। स्टेप 2 में फेयर वैल्यू आ गया। स्टेप 3 में अब यहाँ पे फेयर वैल्यू अलग है, ट्रांजैक्शन प्राइस अलग है, तो दोनों का बीच का डिफरेंस निकलेगा। और यहाँ पर प्री एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, और प्री एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप में क्या करते हैं कि जो भी रिलेशन है उस बेसिस पे हम लोग प्रीपेड निकालते हैं। ये रिलेशन एम्प्लॉय का, तो रिलेशन क्या, तो प्रीपेड क्या होगा, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो जो डिफरेंस है 156,122 वो प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ये करेंगे कि जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसको हर साल हम लोग अमोर्टाइज करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। स्टेप 4 में EIR, ठीक है। स्टेप 5 में तुम LAT बनाओगे जब तक मॉडिफिकेशन हुआ है, बन गया। और पार्ट बी आते हैं, पार्ट बी है मॉडिफिकेशन का। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन जब बुक्स ऑफ लेंडर है तो स्टेप 1 कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। कहाँ से मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस तुमको LAT से मिल जाएगा। 525600 है तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट का क्लोजिंग बैलेंस, LAT से मिल गया तुमको पार्ट ए का। स्टेप 2 में तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे फ्यूचर कैश फ्लोज ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। जब मॉडिफिकेशन हो रहा है उस दिन का फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। कहाँ से निकालोगे, जो पार्ट ए है उसका स्टेप 2 में, उसका स्टेप 1 में फ्यूचर कैश फ्लोज दिया हुआ है, उसमें नहीं दिया हुआ है, सॉरी वो तुमको सॉरी फिर से बोल रहे हैं। स्टेप 1 में कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है, स्टेप 1 में कैरिंग अमाउंट निकालना होता है। कहाँ से आता है, पार्ट ए का जो स्टेप 4 या 5 LAT बनाओगे तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो 525,600 आ गया कैरिंग अमाउंट तुम्हारा। स्टेप 2 में तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है फ्यूचर कैश फ्लोज का ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है 31 दिसंबर 2012 को। उसके बाद फ्यूचर कैश फ्लोज का क्या आ रहा है, 31 दिसंबर 2013 को 2,16,000, 14 को 2,008, 2,08 और 31 दिसंबर 15 को एक भी रुपये नहीं आ रहा है। तो इसमें फ्यूचर कैश फ्लो का क्या हुआ, 2 को हुआ, 2,16,000, 2,08,000। तो 31 दिसंबर 2012 को फ्यूचर कैश फ्लो क्या है, 2 ही को है। 31 दिसंबर 2012 को मिल रहा है उतना अमाउंट, तो फ्यूचर कैश फ्लो नहीं ना है। तो फ्यूचर कैश फ्लोज का तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है। जो मिल रहा है उस दिन, तो जैसे कि आज हमको मिल रहा है तो आज का प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी निकालेंगे, क्योंकि तो डे 0 पे उतना ही होगा। 0 उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो एग्जैक्ट उतना ही होगा उसका, राइट। फ्यूचर कैश फ्लोज जो 1 साल के बाद मिलेगा उसको 2,16,000, 2 साल के बाद 2,08,000 मिलेगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालें। कितना निकला, 358,673 निकला, प्रेजेंट वैल्यू हो गया। और तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन वैल्यू पढ़ देना। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग 31 दिसंबर 2012 को एक तो जो कैश फ्लो है 2,44,000 उतना दे ही रहे हैं, प्लस 2 लाख रुपया दे रहे हैं, प्री पेमेंट हो रहा है। तो जब पार्ट ए का जब LAT बना रहे थे तो उसमें 2 लाख प्लस 2,44,000 क्यों नहीं किया है, सिर्फ 2,44,000 क्यों किया है, ये इसलिए क्या है क्योंकि सर बोले हैं। सर क्यों बोले हैं, क्योंकि ऐसे मॉड्यूल में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम दिमाग मत लगाना, इसीलिए तुमको ये बाद में बढ़ा रहे हैं, बाद में क्वेश्चन करा रहे हैं, इसीलिए दिमाग मत लगाओ। जो सर बोले हैं कि 2 लाख प्लस 2,44,000 जाना चाहिए, लेकिन 2,44,000 जाएगा क्योंकि सर बोले, ठीक है। तो स्टेप 2 जब बना रहे हो पार्ट बी का, तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू रिवाइज फ्यूचर कैश फ्लोज का निकालते हो। तो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन 31 दिसंबर 2012 को भले ही 4,44,000 जा रहा है, लेकिन उसमें वो वाला जब LAT बनाए हैं 2,44,000 लगाएगा। और यहाँ पे वर्किंग, जब स्टेप 2 का वर्किंग नोट बना रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो उस टाइम 2 लाख से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि तो डे 0 ही है। 31 दिसंबर 2012 को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है। पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया फ्यूचर कैश फ्लोज का, तो स्टेप 2 तुम आ गया, प्रेजेंट वैल्यू रिवाइज फ्यूचर कैश फ्लोज आ गया, उतना आ गया। तो कैरिंग अमाउंट तुमको 5 लाख पे चल रहा है, अब तुमको उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज पे दिखाना होगा, क्योंकि फेयर वैल्यू वही होता है।
तो कैरिंग अमाउंट को पीवी पे दिखाना है, तो फिनेंशियल एसेट कम होगा। अब जब फिनेंशियल एसेट कम होगा तो उसका जर्नल एंट्री, स्टेप 3 में जर्नल एंट्री होता है। पार्ट ए तुम डिफरेंस निकाल दिया, डिफरेंस कितना निकाला, 525,600 माइनस 358,673, तो वैल्यू 166,297 का वैल्यू आया। तुमको फाइनेंशियल एसेट उतना से कम करना है, कम करने के लिए फाइनेंशियल एसेट टू फाइनेंशियल एसेट करना होगा। तो देखो जर्नल एंट्री में टू फाइनेंशियल एसेट गया 166,297 से, ठीक है। और बात सुनो, इस क्वेश्चन में क्या है कि प्री पेमेंट हो रहा है, तो जब प्री पेमेंट हो रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 2 लाख से। अब देखो जो वहाँ पे 2 लाख छोड़ रहे थे इसकी वजह से छोड़ रहे थे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू फाइनेंशियल एसेट 166, अभी भी डिफरेंस आ रहा है तुमको 33,000 का, वो कहाँ जाएगा। तो क्या बोले थे कि जब भी तुमको डिफरेंस मिले, लेकिन वो जनरल केस नहीं है, वो प्रीपेड एक्सपेंस का केस है, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का होती है केस है, तो वहाँ पे हम लोग डालेंगे P&L की जगह प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे देखो P&L काटा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस लिखा हुआ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टू फाइनेंशियल एसेट जाएगा तो डेबिट में ही P&L अकाउंट जाएगा या फिर डेबिट में प्रीपेड एक्सपेंस जाएगा, नहीं, वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे खाली हो रहा है, ठीक है। जनरल केस तो वैसे नॉर्मल से बनेगा कि ऊपर P&L अकाउंट ही डेबिट होगा जनरल केस में। इस केस में क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, हम लोग कैश बैंक की वजह हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स एंट्री दिखा रहे हैं कि फिनेंशियल एसेट कम हो रहा है, मॉडिफिकेशन हुआ है, राइट। तो मॉडिफिकेशन में हम लोग जर्नल एंट्री दे रहे हैं स्टेप 3 में। तो जर्नल एंट्री जब देंगे तो कॉम्प्लेक्स करके देंगे क्या कि फिनेंशियल एसेट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि कैश बैंक दे दिया है, प्रीपेड हो गया है, प्री पेमेंट हो गया है, इसलिए हम लोग उसके साथ रिलेट कर रहे हैं कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट कम हो गया इस एंट्री में, जो दिखाना था वो हो गया और कैश बैंक भी मिल गया। तो कॉम्प्लेक्स एंट्री बना है कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट कम हो गया। अब जो भी डिफरेंस हो रहा है वो प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट से निकाल दो, क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, हो गया। अब तुम मॉडिफिकेशन एंट्री देती है, मॉडिफिकेशन एंट्री दिए तो लोअर वैल्यू रिवाइज होगा। एक तो फिर तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट जो कुछ अमाउंट पे चल रहा था 5 लाख पे, अब वो 3 लाख पे दिखेगा। और जो प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस था उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, वो एक ही करता है और उसके साथ तो कुछ नहीं करते, उसको तो अमोटाइज करते हैं हर साल, राइट। तो अभी कितना 2 साल पे उसका स्टार्टिंग में रिकग्नाइज किए थे 156,122 पे, तो 2 साल उसको अमोटाइज क्यों होंगे, तो अमोटाइज किए तो हर साल कुछ अमाउंट गया होगा, जो भी अमाउंट गया उसके वजह से 2 साल के जिस दिन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन उस दिन प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना का था 93,674, पेज 186 के ऊपर दिया हुआ जनरल एंट्री से पहले। तो अब कैरिंग अमाउंट भले 5,25,000 था, लेकिन अब उसको नया पे रिकग्नाइज कर दिए 3 लाख पे, ठीक है। प्रीपेड अमाउंट 93,000 पे था, लेकिन अभी उसको फिर से क्रेडिट किए तो कम हो गया, कितना से कम हुआ 33,000 से। तो रिवाइज्ड फेयर वैल्यू कितना आ गया, फाइनेंशियल एसेट का आ गया 3.5 लाख और प्रीपेड एक्सपेंस आ गया 60,000 का, ये नया वैल्यू आ गया। क्यों, पहले 5 लाख पे चल रहा था, उसका 1,66,000 से कम किया तो फाइनेंशियल एसेट और फेयर वैल्यू 358 पे आ रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस तुम्हारा 93 पे दिखा रहा था, अब वो कम होकर 60,000 पे आ गया, ठीक है। ये क्यों तुमको बता रहे हैं रिवाइज फेयर वैल्यू, क्योंकि जब तुम LAT बनाओगे तो उसमें काम आएगा। कैसे, ओपनिंग बैलेंस में 358,673 जाएगा, भाई सिर्फ 358,673 जाएगा, 60,000 वाला कुछ नहीं। अबे भाई हर वक्त फिनेंशियल एसेट का ही ना बनता है, फिनेंशियल एसेट का ही हर वक्त एलिटी बनाओगे, फाइनेंशियल एबिलिटी या फाइनेंशियल एसेट का बनाओगे, इक्विटी का एलिटी बनता है, नहीं बनता है ना, वैसे प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट का नहीं बनता है। तो ओपनिंग बैलेंस 358 आएगा, क्योंकि अब वो अब नया रिवाइज्ड फेयर वैल्यू वो जाएगा, और एलिटी वैसे बना दो। उसके बाद जर्नल एंट्री बना दो तुम, जर्नल एंट्री तुम देख लेना, इसमें इम्पोर्टेंट क्या जर्नल एंट्री होगा कि तुम पेज नंबर 188 पे आओ, देखो 3-4 जर्नल एंट्री बनेगा। क्या, पहला जर्नल एंट्री जिस दिन तुम फाइनेंशियल एसेट पहला डे 1 जब लोन तुम दिए थे तो उसका एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें शायद हुआ नहीं है कुछ भी, या फिर हुआ है क्या, हाँ हुआ नहीं हुआ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो पहला एंट्री फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, 10 लाख का जाया कैश, लेकिन फाइनेंशियल एसेट तो फेयर वैल्यू पे हम लोग रिकग्नाइज करते हैं, रेट 43, जो भी डिफरेंस है 156,122, ये हम लोग पार्ट ए का अकाउंटिंग कर रहे हैं तभी आ गया। फिर हम लोग इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे, तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, फिर इंटरेस्ट हमको आएगा तो ये EIR पे इनकम बुक करते हैं और पेमेंट आता है कूपन रेट से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट।
और एक एंट्री एक और होना चाहिए था हर साल के एंड पे, वो एंट्री हमने की है क्या कि जो हम लोग रिकग्नाइज की थी इनिशियली किसको, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट, उसको भी अमोर्टाइज करना होता है। तो पेज 188 पे देखो लिखे, नीचे लिखे हैं एंट्री विच आई मिस्ड, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीपेड। तो देखो पहला साल जो 1 जनवरी 11 को जो स्टार्ट हो रहा था, उसका एक साल एंड होगा 31/12/11 को, तो उस दिन हमको अमोर्टाइज करना होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को, तो उसको एंट्री PL टू प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ये कैसे आया, टोटल तुम्हारा प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस था 1,55,156 122 का, उसको 5 साल में डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आएगा वैल्यू 31,224। ठीक है, तो हर साल का जनरल एंट्री, ये तो पहला साल का हो गया। दूसरा साल का जनरल एंट्री क्या होगा, वही होगा कि इनकम बुक करोगे, फाइनेंशियल एसेट टू इंटरेस्ट इनकम, फिर बैंक से कूपन रेट पे जो रिपेमेंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट 2,44,000, मतलब कि पहले इनकम बुक किया इंटरेस्ट इनकम, वो EIR के हिसाब से। तो 31 दिसंबर 2012 को देखो EIR के हिसाब से बुक किया इनकम कितना 82,457, लेकिन रीपेमेंट कितना का आता है जो कूपन रेट है, तो 2,44,000 कूपन रेट है, वो से आया तुम्हारा, ये तो कोई इंटरेस्ट का हो गया। अब लेकिन प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट हर साल करना होता है, तो हर साल का फिर से वही करोगे, तो 2 साल तक तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, तो फिर से 156,122 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो जो वैल्यू आएगा। लेकिन तीसरा साल ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड के बाद तीसरा साल जो है उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। तब तो हमारा वैल्यू पहले नॉर्मल चल रहा था 153 से एग्जैक्ट एकदम 30,000 जा रहा था, तो 90,000 पे आया हुआ था। लेकिन अब 90,000 से उस वैल्यू का नाम 60,000 हो गया। 60,000 के बाद अगला 3 साल नहीं आने वाला है, अब वो 2 ही साल आने वाला है, क्योंकि प्री पेमेंट कर चुका है। 5th ईयर कुछ नहीं आएगा, तो 5th ईयर कुछ नहीं आएगा तो फिर से वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो तुम देख लो यहाँ पे 31 दिसंबर 2013 का जो जर्नल एंट्री है अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का, उसमें 30,300 गया हुआ है। जनरली 31,224 जा रहा था, अब 30,300 गया। क्यों गया, क्योंकि देखो ऊपर जो रेड पेन से कैलकुलेशन दिए हैं 33,674, उसको काट के 66,01 किए हैं, वैसे करके तुम देख लेना। हो गया, बात खत्म, चलो हो गया, पार्टी करो।